कहेंगे हम पूरे देश में, बल्कि इस वक्त जनसंख्या कानून को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बहस छिड़ी हुई है। अब इस बहस के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि जनसंख्या बढ़ाना और खाना तो जानवर भी कर सकते हैं, जंगल में ताकतवर बने रहने के लिए ये जरूरी है, लेकिन इंसानों में ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी की मदद करना ही इंसानियत है और ये फर्क होता है जानवरों और इंसानों के बीच में एक समझ का। लेकिन अब इस बयान को लेकर ओवैसी ने पलटवार किया। वो ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत जो है वो अब जानवरों से तुलना करने लग गए हैं, यानी कि जो बयान मोहन भागवत ने इंसानियत को समझाने के कॉन्टेक्स्ट में दिया और उसी बयान को कैसे विपक्षी दल की तरफ से ओवैसी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, उसकी भी लगातार चर्चा है। अब इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अब ये मोहन भागवत का बयान जो है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आग में घी डालने का काम कर रहा है या फिर उस आग को शांत करने का काम कर रहा है। हमारे खास मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। चर्चा को शुरू करने से पहले एक करके हमारे बीच में चंचल यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। चंचल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की चर्चा में। इसी के साथ डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संदीप जी। और इसी के साथ राघवेंद्र सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अशोक सिन्हा, संघ समर्थक हैं, अशोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की इस डिबेट में। तो डिबेट को शुरू करते हैं। सबसे पहले राघवेंद्र जी आपके साथ, आपके पास मैं आ रही हूँ, चर्चा को शुरू करती हूँ पहले सवाल के साथ। ये जो बयान मोहन भागवत दे रहे हैं वो इंसानियत को और जानवरों के बीच की एक सोच को बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि जानवरों की तुलना इंसानों से क्यों? सधा हुआ बयान है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही बयान है। उनका बयान जो है, उन्होंने मात्र ये कहा है कि देश में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको किसी तरीके से रोकना चाहिए। हर वर्ष 25 करोड़ लोग आबादी जो है वो भारत में बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में लगभग 18% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये क्या जायज है? ये क्या सही बात है? ये बताइए, क्या जितने भी हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, जितनी भी सरकार प्रयास करती है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या उसको खा पी के बराबर कर देती है। उसी को लेते हुए बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है, पानी की समस्या बनी रहती है, शिक्षा की समस्या बनी रहती है, चिकित्सा की समस्या बनी रहती है। तो उनका बिल्कुल सदा सदाया बयान है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है। और ये जो वैसे सरीखे या अन्य भी जो राजनेता है, उनको कुछ तर्क करने के लिए, कुतर्क करने के लिए अच्छा, ये बताइए, जो मोहन भागवत बात कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरा बयान सुना है मैंने भी, उस बयान का मतलब क्या है? क्या वाकई में तुलना इंसानों की जानवरों से, जानवरों की तुलना इंसानों से है जैसा ओवैसी कह रहे हैं? नहीं, ओवैसी की तो हम बात नहीं बता सकते हैं। ओवैसी की तो मति भ्रष्ट है। ओवैसी सरीके नेता जो है, उनको तो देश में जो भी कोई काम होता है उसमें जो है छिद्रान्वेषण, बेवजह छिद्रान्वेषण करने की आदत है। वो एनआरसी का विरोध करते हैं, सीए का विरोध करते हैं, धारा 370 का विरोध करते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ का विरोध करते हैं, ट्रिपल तलाक का विरोध करते हैं। उनका तो विरोध करने की आदत है। देश और प्रदेश की सरकार कोई भी कानून लेके आएगी, कोई भी उचित कदम उठाने का प्रयास करेगी। ठीक है, राजनीति तो होती रहती है, लेकिन इसी के साथ राजनीतिक विश्लेषक इस बयान को कैसे देख रहे हैं? यानी कि संदीप जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो बयान ओवैसी का है, जो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है, जानवरों के और इसी के साथ इंसानों के बीच में जो इंसानियत का फर्क है, और इसी के साथ जनसंख्या बढ़ाने और खाने का जो बयान दिया है यहाँ पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने, क्या आपको लगता है इसमें कोई उकसावे की बात है? इसमें क्या किसी समुदाय को भड़काया जा रहा है? ऐसा कुछ आपको लगा जैसा ओवैसी कह रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और भागवत जी का जो बयान है वो वाकई जो हमारे देश की आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है और विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो रिपोर्ट है, कुपोषण की जो स्थिति है इस देश में, उसको आप देख के अगर नियंत्रण की स्थिति में नहीं आएंगे तो आप आने वाले समय में इस देश का क्या क्या निर्माण करना चाहते हैं और कैसे लोगों तक जो अपॉर्चुनिटीज है वो पहुंचेगी, और जो सरकार की योजनाएं हैं उनको हर आदमी तक पहुंचाने में कितनी दिक्कतें अभी हमारे सामने आ रही हैं। तो मोहन भागवत जी ने एकदम सही कहा है कि देखिए, बच्चा पैदा करना या संख्या बढ़ाना जो जानवर है वो कर सकते हैं, लेकिन मानव के रूप में अगर आप इंसान हैं तो आपको ये समझ है, आपके पास ये बुद्धि है, ये विवेक है कि आप उसका अनुसरण करें और मूल्यांकन करें कि अगर इस गति में आबादी हमारे देश की बढ़ती रहेगी तो आने वाले समय में जो देश में समस्याएं हैं, जो संसाधन हैं, जो स्रोत हैं, वो कैसे लोगों तक पहुंच पाएंगे।
तो है। ये ओवैसी जी का जो बयान है वो पूरी तरीके से नरगल है। ठीक मैं है। इस बयान की पूरी निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ठीक है चंचल जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने भी इस बयान को सुना होगा जो मोहन भागवत ने दिया, और जो ओवैसी कह रहे हैं वो सीधे टारगेट करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ पर एक विशेष धर्म जाति को टारगेट कर रहे हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं भड़काने वाला बयान है। क्या आपको भड़काने वाला बयान लग रहा है? इसमें कोई ऐसा शब्द जो भड़का रहा हो एक समुदाय को? देखिए, जहाँ तक हम लोग हाँ। जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो हमारी सरकार है वर्तमान में, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ही मतलब एक स्टार्टिंग में ही उन्होंने, देखिए हमारी पार्टी जो है जनसंख्या नियंत्रण को विरोध नहीं कर रही है। ऐसा नहीं कि हम लोग नियंत्रण की आज बात कर रहे हैं, नियंत्रण की, जनसंख्या नियंत्रण की 1950 से लगातार अगर आप देखें जो भी सरकारें रही हैं, उन सरकारों ने लगातार काम किया है। सारी सरकारों ने परिवार नियोजन से लेकर के कई सारी स्कीम चलाई गई। और मैं आपके सामने एक डेटा भी प्रस्तुत करना चाहता हूं जो NFHS का डेटा है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का डेटा है। 1950 में जो फर्टिलिटी रेट है, FR जो था हमारा 5.9% था, और लगातार अगर आप देखें 1960 में 5.89 हुआ, 1990-70 में 5.59 हुआ। और आपको एक चीज और बताता हूं, 1970 और 1990 के बीच अगर आप देखेंगी तो 4.09% तक हम लोग आ गए। हाँ। और वहां पे 20 सालों के अंतराल में, मतलब लगातार 10 साल के, मतलब जो हमारे जो है कंस्टेंटली जो है लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा था FR। ठीक है। जबकि आपने देखा होगा कि एक बीच में 1975-77 के बीच में जो आपका एक क्या नाम है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने एक स्कीम चलाई थी। ठीक है चंचल जी, मैं आपको रोकना चाहती हूँ। आज से बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत हो चुकी है फ्री में सरकारी अस्पतालों में। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनते हैं पहले उसको। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जिस लड़ाई को लड़ रहा है वह सफलता की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने को अग्रसर है। दुनिया के अंदर भारत का कोविड प्रबंधन सर्वत्र सराहा गया। सर्वाधिक वैक्सीन की डोजेस देने वाला भारत दुनिया का एक प्रमुख देश है। और जिस प्रभावी ढंग से भारत ने 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवाई है, वह दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी है। फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। देश का सबसे बड़ा राज्य आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने जो अलग अलग चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम घोषित किए थे, उत्तर प्रदेश ने उस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को यूपी के अंदर आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। और यही कारण है कि अब तक 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के प्रथम डोज से 104% और द्वितीय डोज का जो कवरेज है वो 98.11% है। 15 से 17 आयु वर्ग के जो एज ग्रुप है, ये वैक्सीन का फर्स्ट डोज इन्होंने 100% लोगों ने ले लिया और दूसरी डोज 90% लोग इसमें दूसरी डोज भी यूपी के अंदर ले चुके हैं। 12 से 14 आयु वर्ग के उत्तर प्रदेश के अंदर 98.3% जो हमारा यूथ है उसने फर्स्ट डोज लिया है और सेकंड डोज 78.3% लोगों ने सेकंड डोज भी लिया है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर ये प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज के एक विशेष अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार ने प्रारंभ किया है।
18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के उन सभी लोगों को जिन लोगों ने कम से कम 6 माह पहले यानी 26 सप्ताह पहले वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है, उन्हें अब बूस्टर डोज भी अमृत डोज के रूप में फ्री में उपलब्ध करवाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। 30 सितंबर का ये 75 दिन का विशेष अभियान है और इस दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर 12,08,21,597 लोग बूस्टर डोज के लिए पात्र होंगे। ये वैक्सीनेशन का जो बूस्टर डोज का अमृत डोज के रूप में उपलब्ध कराने का विशेष अभियान है और जो फ्री में हर एक भारतवासी को प्राप्त हो रहा है, हम इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और मैं पूरे प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का हर व्यक्ति जो भी इसकी पात्रता की श्रेणी में आता है, कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज अमृत डोज के रूप में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के इस 75 दिनों के इस विशेष अभियान के साथ जरूर लें। आज उसी का शुभारंभ करने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी के साथ और महापौर लखनऊ श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी के साथ हम लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए आए हैं। लोगों में अच्छी उत्सुकता है। हर जरूरतमंद व्यक्ति जिसे 6 माह पहले वैक्सीन की सेकेंड डोज उपलब्ध हो चुकी है, वो अपना अमृत डोज इस बूस्टर डोज के साथ जरूर ले लेंगे, जिससे कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को हम आगे बढ़ा सकें। कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। हाँ, वायरस कुछ कमजोर जरूर हुआ है। सतर्कता और सावधानी हर भारतवासी, हर उत्तर प्रदेशवासी बरते, ये मेरी अपील होगी। धन्यवाद जी। तो डिबेट पर वापस आते हैं हम, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे थे। वैक्सीनेशन को लेकर जो सरकारी अस्पताल है वहां पर फ्री आज शुरुआत हो चुकी है, यानी कि बूस्टर डोज जो वयस्क हैं, जो युवा हैं, वो सब फ्री में लगवा सकते हैं सरकारी अस्पतालों में भी 75 दिनों तक। अब चर्चा को शुरू करते हैं। चंचल जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं चाहती हूँ अपनी बात को पूरा करें। देखिए शिवांगी जी, हम लोग बात कर रहे थे एफआर के बारे में कि जैसे देखिए जो आपका फर्टिलिटी रेट है और लिटरेसी रेट है, दोनों में बहुत बड़े एक तरीके से मतलब कह सकते हैं, जहां भी लिटरेसी रेट अच्छा है वहां फर्टिलिटी रेट जो है आपका कम है। जैसे आपका केरल का उदाहरण है, वहां पे जो है लिटरेसी रेट बहुत अच्छा होने की वजह से 1.8 वहां पे जो है आपका एफआर है। तो मेरा ये कहना है कि जो बीजेपी के लोग इतना झूठ बोलते हैं, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब बता रहे थे कि हर साल हिंदुस्तान की आबादी 25 करोड़ बढ़ जा रही है, हर साल 18% आबादी बढ़ जा रही है। ये लोग झूठ की इनकी ट्रेनिंग दी जाती है, तो कितने झूठे लोग हैं ये। मैं हमेशा आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं और लगातार बोलता आ रहा हूं कि इनके पास ना कोई डेटा होता ना कोई आंकड़े होते हैं, बिला वजह के मतलब जो है कुछ भी बोलना है, बस बोलना है। आप सोचो 18% आबादी अगर हर साल बढ़ जाएगी तो आप सोचो कहां पहुंच जाएगी आबादी, यानी हर 7-8 मतलब 10 साल में लगभग दूना हो जाएगी। ठीक है। और उसके 25 करोड़ अगर आबादी अगर हर साल बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा। मैं आ रहा था अपने आंकड़े के ऊपर, मैं तो इनकी बात का जवाब दे रहा था, मतलब किस तरीके से झूठ बोलना है, कुछ भी बोलना है, बस बोलना है, झूठ ही बोलना है। अच्छा, दूसरी बात थी जो हम लोग बात कर रहे थे कि आप सोचो आज हम लोग जिस चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, क्या इसकी वाकई में इस लेवल की जरूरत है? क्या हमको उसके ऊपर कोई दंडात्मक कानून लेके आना चाहिए? नहीं, मैं आपको बताऊं शिवांगी जी, ऐसा हिंदुस्तान में 12 स्टेट पहले भी जनसंख्या नियंत्रण कानून ला चुके हैं, लेकिन क्या हुआ उन स्टेट्स का? कई सारे स्टेट ने अपने वापस भी लिए हैं। जैसे उसमें आपको बताऊं 2-3 स्टेट्स का मैं नाम बता देता हूं आपको। जैसे देखिए आपका हरियाणा है, उसके अलावा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ये सारी स्टेट्स जो है इन लोगों ने पहले कानून लेके आए थे, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से हटाया भी जा चुका है। क्योंकि क्या हुआ कि जैसे चुनाव होते हैं,
अब पता चला कि जो है किसी महिला के पास 3 बच्चे हो गए हैं, तो पता चला कि जो अगर ठीक है, पंचायत देखिए, चुनाव में जाना वहाँ है तो पर इसके बहुत देखिए सारे ना, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। ठीक है, नेगेटिव है, लेकिन अभी आप भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यूएन की एक रिपोर्ट आ रही, मैं आपके पास अभी संदीप जी, यूएन की रिपोर्ट में जब ये दावा किया गया भारत की बढ़ती आबादी जो है वो चीन को पछाड़ने वाली है। तो चीन को जब पछाड़ देगी 2023 तक, आखिरी तक, तो आप सोचिए ना, खतरे की तो बात है ना। अभी आप कह रहे कि ठीक है, कई राज्यों में जो है वहां पर पहले फैसला लिया कि बाद में उसको पलटा गया है, लेकिन अभी भारत में पलटने वाली तो स्थिति आपको दिख नहीं रही है। अभी आपको तो कहीं नजर नहीं आ रही है। शिवांगी जी, एक चीज बताइएगा मुझे, हाँ। जब फर्टिलिटी रेट 2.1 है, यानी कि अगर हम देखें हाँ। कि जिस तरीके से हमारा एनएफएचएस का डेटा है जो लगातार कम हो रहा है, मतलब जो रिपोर्ट अपनी दे रहा है उसमें एफआर लगातार कम हो रही है। आप अगर देखें, एक उन्हीं का एक अनुमान है कि 2030 तक बगैर किसी मतलब दंडात्मक प्राविधान, दंडात्मक कानून के 2030 तक आपको लमसम 1.8 तक पहुंच जाएगी हमारी एफआर रेट। तो हमें कानून की जरूरत ही क्या है? पहली चीज, अगर जब आप कानून ला करके जब उसमें हिंदू मुसलमान देखने लगते तो ये गलत है। चलिए, मैं आपको एक आंकड़ा दे देती हूँ, फिर मैं चर्चा को आगे मूव करती हूँ। सुनिए, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि जब हमारा पूरा ओवरऑल, अगर हम यहाँ पर आप आंकड़ा जो दे रहे 2.2% के आसपास है, ठीक है, जो हमारी कुल प्रजनन दर है देश में, ठीक है, 2.5 आप ले लेते हैं, 2.1 आप ले रहे हैं, ठीक है, आप 2.1 ले रहे हैं, 2.1 आप लेकर अगर देश में कुल प्रजनन दर, तो उसके बाद देखिए अलग अलग अगर वर्गों में से बांटे, तो आप हिंदू मुसलमान की अगर बात करते हैं तो उसमें आंकड़ा अगर हिंदुओं का देखें तो 1992 से 1993 तक, सुनिएगा, 3.3% ठीक है, 19 और 21 में 1.94% कमी आई, 41% की। ये हिंदुओं की प्रजनन दर जो है वो जो हर धार्मिक समुदाय में कम हुई, मैं वो बता रही हूँ, ये हिंदुओं का बताया। अब इसको ध्यान से सुनिएगा सबके आंकड़े। मुस्लिम समुदाय की आते हैं तो उसमें देखिए 1992 से 1993 तक 4.41%, हिंदू में कितनी थी? 3.3%। 1921 के बीच में 2.36%। अगर आप ये परसेंटेज देखें तो देश में कुल प्रजनन दर का जो 2.1 आप बता रहे हो उससे ज्यादा ही है। सोर्स क्या आपने बताया? जो मैं भी एनएफएचएस का ही आपको बता रही हूँ स्रोत, मैं उसी का स्रोत आपको बता रही हूँ। ये मैं अलग अलग बता रही हूँ। जो आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, तो बात ही नहीं हिंदू मुसलमान की नहीं है। सीएम ने भी जब कहा था किसी भी एक विशेष जाति वर्ग को यहां पर इस बढ़ोतरी प्रजनन दर उनकी हो तो उसको नहीं देखना, असंतुलन नहीं पैदा होने देना है, वो सब बता रही हूं मैं आपको। फिर ईसाइयों में आ जाते हैं, 1992 से 1993 तक 2.87%। देखते कैलकुलेट कीजिए किसकी कितनी है। और फिर 19 से 21 के बीच ईसाइयों की 1.88%। कमी कितनी आई? 34.5%। मुसलमानों में कितनी आई थी? 46.5%। हिंदुओं में कितनी आई थी? 41%। सिख क्या आते हैं? 2.43% 1992 से 1993 के बीच में। 19 और 21 के बीच में 1.61%। कमी कितनी आई? 33.7%। अब जो मैंने आपको आखिरी का परसेंटेज बताया ना, वो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो देश के ओवरऑल 2.1% है, उसमें सबने अपने परसेंटेज कम की सिवाय मुस्लिम समुदाय के 2.36%। ओवरऑल कमी 46.5%। मैंने भी आपको परसेंटेज बता दिया। ये एनएफएचएस का स्रोत है। तो अगर आप इसको, अब हम इसको हिंदू मुसलमान से लेकिन नहीं जोड़ रहे, हम ये कह रहे हैं, ये आंकड़ा में सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि आपने एक बात बोली कि हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है। एक जगह हम फोकस कर रहे हैं कि कहां पर कमी है, और पहले भी इस पर चर्चा हुई है, नब्ज टटोल रहे हैं हम, नब्ज कहां पर हमें देख रहे हैं कि गड़बड़ है, वहां से बीमारी का पता लगा रहे हैं। अब आप सोचिए, सबके लिए कानून है, मैंने आपको पॉजिटिव बता दी, लेकिन अब मैं आपके पास आती हूं। पहले मैं सबका एक कमेंट ले लूं क्योंकि भी और भी मेहमान हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। हाजी हसन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संघ समर्थक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले आ रही हूं अशोक सिन्हा जी आपके पास। मोहन भागवत का बयान कि किस तरीके से, देखिए, वो बताते हैं बखूबी इंसानियत की परिभाषा, लेकिन उसमें जनसंख्या को लेकर जब वो जिक्र कर देते हैं तो उसको जोड़ देते हो ऐसी, कहते हैं कि एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं क्या संघ प्रमुख? टारगेट होने वाले लोग संदेह अपने ऊपर कर सकते हैं कि वो हमें टारगेट कर रहे हैं, मगर बहुत जो भागवत जी ने कहा वह स्पष्ट रूप से सबको समझ में आ जाने वाली बात कही उन्होंने। पहली बात यह कहा उन्होंने कि देश के सामने जनसंख्या एक समस्या है। यह सबको पहले मिलकर बैठ करके यह चिंतन करना चाहिए कि क्या देश के सामने हमारी जो आबादी है वो इस प्रकार से है कि हम संसाधनों को और अधिक विकसित नहीं कर सकते। खेती की जमीन रबर की तरह बढ़ाई नहीं जा सकती, वो धीरे धीरे कम हो रही है। सिविलाइजेशन जैसे जैसे और हम सभ्य होते जा रहे हैं, मकान बनाते जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, तो खेत कम हो रहे हैं, उपज उसकी बढ़ाने की आवश्यकता है। अब दूसरा बात उन्होंने यह कही कि
जो जनसंख्या है वह दो प्रकार से चिंतन आ रहा है समाज में। एक तो यह आ रहा है कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, यानी जो आप देखते हैं कि बहुत से जानवरों को बच्चे होते हैं वो कोई रोक नहीं करते, जो बच्चे पैदा हो गए उसके बाद जो धीरे धीरे वो उनमें से मरते जाते हैं, जो बच गए मजबूत जो बच गए वो जिंदा रहते हैं। यह हिंदू समाज या जो भारतीय समाज है इसमें यह फार्मूला लागू नहीं होता। यहाँ पर जो सबसे अधिक शक्तिशाली है उसका कर्तव्य बनता है कि वह कमजोरों की मदद करे, कमजोरों को वो पालन पोषण करे। संयुक्त परिवार में यही होता था, मुखिया जो होता था वो कमाने वाला होता था और परिवार में ऐसे लोगों का भी गुजर बसर होता था जो मानसिक रूप से या शारीरिक आपका प्रोटेक्शन से मतलब है, परिवार को संभालने से मतलब है, लेकिन इसको जोड़ा अलग तरीके से जा रहा है वैसे की तरफ से। मैं आती हूँ आपके पास भी, हाजिर हसन जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। हाजिर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आती हूँ मैं अशोक सिन्हा जी, आती हूँ मैं आपके पास इसके बाद। हाजिर जी स्वागत है आपका चर्चा में। देखिए ये हिंदू मुसलमान क्यों जनसंख्या में, क्योंकि वो सबके लिए होगा, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी वर्ग अछूता नहीं होगा। अगर जनसंख्या कानून आता है तो फिर क्यों ऐसी भाषा बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान की खाई पैदा हो जाए? भाई ये सवाल तो उन लोग से होना चाहिए जो ऐसी भाषा बोलते हैं संवैधानिक पदों पर बैठ के, और जिनके इतने बड़े फॉलोवर होते हैं वो कुछ भी बोल जाते हैं। अब हमारे संघ संचालक जो इतने बड़ी संस्था चलाते हैं जिनकी ब्रांचें विदेशों में हैं, वो उनके पास कोई उदाहरण बचे ही नहीं, जानवर बचे ही उदाहरण के लिए। भारत की जनता क्या अब जानवरों से सीख लेगी? जंगल राज है ये, यहाँ जानवरों से उदाहरण दिया जाएगा भारतीयों का कि जैसे कि जानवर बच्चे पैदा करते हैं और नहीं जानवर से कंपैरिजन आप अभी जो हमारे प्रवक्ता आरएसएस के समर्थक जो बात कह रहे थे, जो वो समझा रहे थे, भारत समाचार के बहुत से दर्शक है, सबने समझा होगा कि अब हमारी तुलना जानवरों से हो रही है। ठीक है, हम कहाँ ले जा रहे हैं? ठीक है, इसका जवाब देते संदीप जी। मैंने आपका तो नाम लिया नहीं। ठीक है, आप अपनी तुलना भारतीय हम सब भारतीय आप अपने आप को भारतीय नहीं मानते होंगे तो न मानिए भाई, वो नहीं होंगे आप लेकिन हम जानवर क्यों समझ रहे हैं? जहाँ इतने लोग स्टूडियो में बैठे हम सब भारतीय हैं, मोहन भागवत जी ने किसी जाति पंथ समुदाय का नाम नहीं लिया, जानवर से हो ये हम कतई उदाहरण दिया, किसी की तुलना नहीं हो रही है। यही उदाहरण। ठीक है अशोक सिन्हा जी, आपने ऐसा क्या एग्जाम्पल दे दिया जो हाजिर जी को लगा कि अब तुलना करें? उसको समझे तो डिफाइन तो कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब जानवरों की तुलना, इंसानों की तुलना जानवरों से कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और शास्त्रों में भी हमारे कहा गया है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन यह जानवरों और इंसानों में समान होती है। आपने जो परिभाषा हाजी जी पहले सुनिए, बता दे, फिर से बता दीजिए। मैं वही बता रहा हूँ, आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये नहीं बताया था आपने। जानवरों में और झूठ ना बोलिए, आप उसी बात पे आइए। अरे नहीं, उसमें बात सुनिए तो भाई बात कुछ भी आप बोल के आप बात सुनिए, मैं वही बात बता रहा हूँ, वही बात बता रहा हूँ, कर दीजिएगा, वही बात बता रहा हूँ। आप हमको गाइड मत करिए। अच्छा बोलिए आप अशोक जी। गाइड मत करिए, हम आप भारतीयों को गाइड करेंगे। आपने कहा कि सारे भारतवासियों को आप जानवरों और मनुष्यों में बराबर होता है। किसने अधिकार दिया आपको? बात यह होती है कि केवल धर्म मनुष्य को जानवरों से अलग करता है। मोहन भागवत जी ने यह कहा कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट का जो फार्मूला है वह जानवरों पर तो लागू होता है, मनुष्यों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो दूसरों के लिए जीता है। वह अगर मजबूत है, समर्थ है, तो वह कमजोरों की मदद करता है। इसलिए मनुष्य में यह फार्मूला सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट लागू नहीं होता, यह केवल जानवरों पर लागू होता है। और जानवर बच्चों को पैदा करके छोड़ देते हैं और उसके बाद उनकी चिंता नहीं करते हैं या वो अपने आप बड़े होते हैं, तो यह जानवरों की प्रवृत्ति है और यह मनुष्यों की प्रवृत्ति नहीं है। हम मनुष्य हैं, इसलिए हमको मनुष्यों की तरह रहना चाहिए। ठीक है, और देखिए हाजिर जी, ये जो उन्होंने अभी डिफाइन किया है, ये पूरा बयान अगर हम भी सुनेंगे ना मोहन भागवत को, तो वो इंसानियत को समझा रहे हैं, वो इंसानियत को समझाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर इसको क्यों ये कहा जा रहा है कि एक समुदाय को टारगेट करते हुए कुछ लोग ऐसे बयान देने लग जाते हैं? आप इस बयान को क्या समझते हैं? बयान देंगे जिनका परिवारवाद में जो विश्वास ही नहीं रखते, जिनके खुद तो फिर बात उठेगी, सवाल उठेगा। जिनको परिवारवाद पे कोई विश्वास ही नहीं है, जो चाहते ही नहीं, तो जब परिवार में फर्क है, तो
है? परिवारवाद और परिवार में फर्क है। हाजी जी ठीक है, जिनका रुकिए। परिवार ही ना हो वो बच्चों का दर्द क्या जानेंगे, उनकी परवरिश कैसी होती है? ठीक है, अब इसका जवाब हम लेंगे राघवेंद्र जी से। संदीप जी पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 1947 से लेके हाँ। 2022 आबादी हमारी 32 करोड़ थी और 136 करोड़ के आसपास 140 को क्रॉस करती जा रही है। और शहरीकरण जिस तरीके से हो रहा है तो ये आबादियां जब बढ़ेंगी तो इन आबादियों में जब शहरीकरण में रहने की होड़ मचेगी, उसके बाद जो आपके देश में विभत्स दृश्य होगा उससे मुकाबला आप कैसे करेंगे? तो वो मुकाबला करने के लिए बात भागवत जी के स्टेटमेंट को आपको समझना होगा। वो ये कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटी के आधार पर आपको ये समझना होगा कि अगर आपने समय रहते अपने आप को नहीं चेताया तो आने वाली स्थिति बहुत विभत्स होगी। उनका स्टेटमेंट ये है। अब उसको तोड़ मरोड़ के आप जैसे चाहे वैसे पेश कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये विभत्स स्थिति आपके देश में नहीं आनी चाहिए। हम सभी लोग बौद्धिक हैं, हमारे पास दिमाग है, तो हमको ये सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि आपने एक डेटा दिया ना, उसमें आपने बताया कि पर्टिकुलर वर्ग जो है उसकी रेट ऑफ फर्टिलिटी क्या है और हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट ऑफ क्या है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमको ये समझने की जरूरत है कि अगर हमने इस पर नियंत्रण नहीं किया तो आने वाली स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ राघवेंद्र जी, क्योंकि देखिए हाजी जी इसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। राघवेंद्र जी देखिए, ये जो कहा जा रहा है कि आपका तो परिवार ही नहीं है तो आप क्या जाने, और वैसे भी कह रहे हैं जनसंख्या सब कुछ कंट्रोल है, पॉपुलेशन सारी कंट्रोल है, खामखाई आप यहाँ पर बवाल खड़ा कर रहे हैं, बेरोजगारी महंगाई इन सब पे बातें नहीं करना चाहते आप, नौकरियां देना ही नहीं चाहते आप, जनसंख्या तो कंट्रोल्ड दिख रही है उनको। भाई वैसे सलीके राजनेता जो बयान दे रहे हैं वो उसके मूल में ही नहीं समस्या में जाना चाहते और जानते हुए भी उसको दाएं बाएं करने का प्रयास कर रहे हैं। भाई ये सब जितनी भी देश की समस्याएं हैं या प्रदेश की समस्याएं हैं उसके मूल में तो जनसंख्या ही है। भाई मैं धोखे में 25 करोड़ बोल गया था, लगभग पूरे देश में 2.5 से 3 करोड़ की आबादी हमारे देश में बढ़ जाती है। ये मेरा कहने का तात्पर्य था। 2.5 करोड़ की जगह मैं 25 करोड़ बोल गया, क्षमा चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से गलत बोल गया था। अभी भी तो देखिए इसमें जो है जो समस्या है। ठीक है, चंचल जी कह रहे हैं कि अभी भी इनकरेक्ट है। मैंने बताया कि आप लोग बस केवल जो है कुछ भी मुंह से बोलना है, कुछ भी बोलोगे और ये गलती आपकी नहीं है। हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं अभी तेलंगाना गए थे तो भी क्या नाम बिजली को 1.10 यूनिट बेच के चले आए थे। कहे आप पूरे हिंदुस्तान में ₹1.10 पर यूनिट बिजली मिलती है। झूठ बोलने में तो आपकी हायरार्की है, आपकी हायरार्की है झूठ बोलने में, और आपकी झूठ की ट्रेनिंग बहुत बेहतरीन दी जाती है। और आपको मैं बता दूं कि आप लोगों को ट्रेनिंग ये दी जाती है कि झूठ को 10 बार बोल दो सही हो जाएगा, लेकिन झूठ नहीं चलने वाला है। ठीक है, आपका परिवार नहीं है, इसलिए आप झूठ का पर्दाफाश करने के लिए बैठा हूं मैं, एक समाजवादी सिपाही आपके एक झूठ का पर्दाफाश करेगा। ठीक है, चल वेट, फिर मुझे हाजी जी के पास जाना है। राघवेंद्र जी आपका परिवार नहीं है तो क्या इसलिए आप जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं? आप ऐसे आरोप लग रहे हैं, हाजी जी कह रहे हैं। की बातें हैं। देखिए हम लोग चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो प्रचारक होता है वो विवाह नहीं करता है। इस प्रकार की बेवजह की बात करना मुझे लग रहा है कि उनको जो है नहीं करनी चाहिए। ये लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं, अपना पूरा जीवन देश को दिए हुए होते हैं। पूरे संघ परिवार में जितना भी प्रचारक वर्ग है वो पूरा विवाह नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या उनमें कोई राष्ट्र चेतना नहीं होती है, राष्ट्र के प्रति काम करने में उनमें कोई इच्छा नहीं होती है? जब 10-10 बच्चे हो, 20-20 बच्चे हो, वही देश की सेवा कर सकते हैं, वही चिंता। ठीक है, बताइए हाजी जी, जो शादी नहीं करता क्या राष्ट्र की चिंता उसे नहीं, वो राष्ट्र की समस्या को नहीं बता सकता है? वो लोग क्या थे जो कहते 10-10 बच्चे पैदा करो, 4 RSS में दे दो, 2 मठ में दे दो, क्या वो सही थे? क्या वो राष्ट्र की सेवा कर रहे थे? इसका जवाब इनसे ले लिए कि वो लोग जो दावा कर रहे थे आपके टेलीविजन चैनल पर भी आके कि 10 बच्चे पैदा करो, 4 RSS को दे दो, 2 मठ में दे दो, 2 मंदिरों में दे दो, तो वो क्या था? क्या वो सही था? तो क्या वो देश की सेवा नहीं कर रहे? क्या वो सही था? क्या वो सही था? देश की सेवा नहीं कर रहे हैं क्या? बिल्कुल सेवा कर रही है। तो आप नहीं कर रहे हैं, तो हम नहीं कह रहे हैं, ये आप कह रही है, आपका दर्द बोल रहा है। अच्छा पहले इस पर करेक्ट हो जाइए। राघवेंद्र जी जो यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर हाजिर जी 10-10 बच्चे करो, RSS को 4, ये सब जो कह रहे हैं, ये सब क्या कह रहे हैं? वो इस पर जवाब चाह रहे, कह रहे इस पर जवाब। देखिए देश के प्रधानमंत्री के ऊपर का शक करना के जाए, प्रधानमंत्री कहां से आ गए भाई? जो लोग जो आपके राजनेता, जो आपके नेता, आपके पदाधिकारी कह रहे थे कि 10 बच्चे पैदा करो, लेकिन बात को घुमा रही है, बात चर्चा करना नहीं चाहते। ये चंचल जी सही कह रहे थे, इनके पास आके तो होते नहीं है, फुजूल में बोलते रहना, कुछ भी बोलना है।
कैसे बेहूदे तर्क आप लोग लेकर के आ जाते हैं? कम से कम तर्क तो सही रखा करिए। ठीक है, मैं संदीप जी के पास जा रही हूँ। की वाणी है, ये इनका ज्ञान है, ये इनके संस्कार है, यही असली संस्कार है, यही इनके असली संस्कार है, यही इनकी संदीप जी संदीप जी के पास आ रही हूँ। संदीप जी सामने आ गई, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है, जो बेहुदा कोई अगर गलत करे, ठीक है, वो गलत है, अपनी गलती उजागर कीजिएगा। कोई अगर गलत करे तो आप तो सही राह चलिए, आपका काम तो सही राह चलना है, गलत को लेकर गलत ही करना है। ठीक है, रुकिए राघवेंद्र जी, मैं संदीप जी के पास चलूंगी, फिर मैं चलूंगी चंचल जी के पास, फिर मैं चलूंगी आपके संस्कार है जो अशोक बोल जी रहे के हैं। पास। ठीक है संदीप जी, भारत समाचार के सारे ठीक है, व्यूअर्स देख रहे हैं कि ठीक है, आपके संस्कार क्या है। ठीक है, हाथ से जी बेट। ये संस्कारों की बात की जो हाजी जी बात कर रहे हैं, हाँ। कि अगर ये संस्कार इतने अच्छे होते तो ये जो आबादी हमारे देश की बढ़ी है, जो आज इस मुहाने पे आ गई है कि संभालना मुश्किल हो रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये तय करना होगा ना। और जो सबसे बड़ी बात है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे आक्षेप कर रहे हैं, क्या उतनी बड़ी संस्था जिसको विश्व संगठन, विश्व WHO ने, BBC ने, सारे ने कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित वो संगठन है, उसके ऊपर आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक भी शाखा में गए हैं, उसका क्रियान्वयन आपने किया, आपने देखा है कि कैसे उनका प्रचारक और उनका जो संरक्षक होता है वो कैसे काम करता है। आपको सबसे पहले नहीं आपने आप चर्चा को गलत दिशा में नहीं मैं गलत दिशा में नहीं ले जा रहा हूँ। जो आपने कहा मैं उसी नहीं गलत नहीं, आपने क्या आपने क्यों कहा कि 10-10 बच्चे करके और 4 इनको दीजिए, 4 उनको किसने कहा था ये? गिरिराज सिंह आकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, क्या कार्रवाई की आपने? झूठे लोग हैं आप लोग, झूठ बोलते हैं। आपका इंटरप्रिटेशन गलत है। नहीं बिल्कुल गलत नहीं है। क्या मैं निकाल के दिखाऊं? क्या मैं निकाल के दिखाऊं? सबसे बड़ी संस्था है, क्या वो मैं लगातार दिखाऊं? निरंतर क्या मैं दिखाऊं? गिरिराज सेवा सिंह का ने काम नहीं कर कहा रही था। है, उस पे आप इस तरह का गलत क्या आक्षेप लगा रहे अंजना हैं। ज्योति आपने ने कितने नहीं कहा था? स्वयंसेवक पैदा किए हैं आप बताइए ना देश में, आपने कितने स्वयंसेवक दिए हैं देश को, आप बताइए, आपके पास है आंकड़े तो। अरे आपने बताइए कितना ना, आजादी में योगदान दिया, नहीं, ये आप बताइए, मैं कहता हूं, आपका योगदान क्या है? शर्मानी चाहिए आपको, आपको आप हमसे शर्मानी पूछेंगे, चाहिए। हमने अपनी आपको कुर्बानी दी है, आपको हमने तोप के गोलों पे, तोप के मुंह पे बंद के अपने जिस्मों को लुभाया है। आप पूछेंगे अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, आप हमसे पूछेंगे हाजी जी, संदीप जी प्लीज, हाजी जी और संदीप जी प्लीज, आप दोनों से शर्म कीजिए, थोड़ी शर्म कीजिए। आपने देश में क्या किया है ये सारी दुनिया जानती है, ये सारी दुनिया जानती है। हमने क्या कहा सारी दुनिया नहीं जानती है, भारत समाचार हाजी जी ठीक है, हाजी जी एक करके बोलिए, संदीप जी प्लीज, हाजी जी प्लीज प्लीज, और संदीप जी प्लीज, संदीप जी ठीक है संदीप जी प्लीज चंचल जी स्क्रीन पर देखिए, ये बहस, ये शोर शराबा, आप अच्छे आप बुरे, आपने बयान दिया, हमने वो बयान दिया, सही पर बात क्यों नहीं करते? कोई गलत तो रहने दीजिए, कहा था उसको करेक्ट करते हुए सही की तरफ आगे बढ़िए। अनर्गल बयान ना देना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में क्या जानते हैं, सुन लीजिए, बताएं तो वो। ठीक, चंचल जी अपनी बात प्लीज 20 सेकंड में, फिर मैं चलूंगी यहाँ पर अशोक जी के पास। आप शिवांगी जी ने बोला था कि जो मुस्लिम के एफआईआर की बात हो रही थी, उनके भी कॉन्स्टेंटली अगर आप देखें तो उनके भी एफआईआर लगातार कम हुए हैं। अगर 1950 से आप रिकॉर्ड उठा के देखें, लेकिन शिवानी ने बताया कि वो कम हुआ है, लेकिन हिंदुओं की मैंने क्या कहा कम हुए हैं, लेकिन आप देखिए कितने कम हुए हैं। एक मिनट सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आज के टाइम में अगर जो आप क्या नाम है कि अगर धर्म को लेकर के जोड़ेंगे तो 2.15 है और 2.33 है। मैं उस पर नहीं आऊंगा। मैं आपसे ये हमेशा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब हम लिटरेसी रेट की बात करेंगे तब अगर उससे फर्टिलिटी रेट को कंपैरिजन करेंगे तब आपको समझ में आएगा एक्चुअल क्या है। तो हमको लिटरेसी बढ़ाने की जरूरत है, हमको एजुकेशन के ऊपर काम करने की जरूरत है। बड़े शर्म की बात है, इस हिंदुस्तान की बात हम बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि विश्व गुरु बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आपको बताऊं चाइना से आप कंपैरिजन तो करते हो, लेकिन क्या चाइना का शिक्षा का बजट आप जानते हो? नहीं ठीक है, जो चाइना का शिक्षा, सुन लीजिए, चाइना का जो शिक्षा बजट है, जो हमारे देश का बजट होता है ना, उतना वो अपने शिक्षा के ऊपर खर्च करता है। चंचल जी, सबसे बड़ी आपकी जनसंख्या, आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जाए
और आप कह रहे हैं कि उस पर हम काम करते जाए कि ठीक है जनसंख्या बढ़े तो बढ़े, हम जो है भूमि बढ़ाते चले जाएंगे। नहीं शिवांगी जी, हम भूमि बढ़ाते चले जाएंगे, हम कब्जा करते चले जाएंगे। आप मेरी चीज गलत समझ रही, मेरा ये मतलब है आप अपनी ही भूमि पर, अपनी जमीन पर लेके तो चीजों को सीमित करते हुए तब जाकर सीमित तो हो रहा है ना। मैं वही कह रहा हूं आपको, मैं आपको अभी आपने जिस आंकड़े की बात करी मैं भी उसी आंकड़े की बात कर रहा हूं। 1 मिनट में चीन में 10 बच्चे, शिवांगी जी भारत में 1 मिनट में 30 बच्चे। सुन लीजिए, मैं उसी आंकड़े की बात बताइए। नहीं रुकिए ना, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लिटरेसी होनी चाहिए, शिक्षा पर पूरा फोकस होना चाहिए सरकार का, इसमें मैं आपको गलत कही नहीं रही हूं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि आपके पास सीमित भूमि है, और इस सीमित भूमि में सीमित संसाधन जो है, अगर हर मिनट आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हर मिनट कैसे आप एक नया संसाधन खड़ा कर देंगे? मैं बहुत जवाब दूं आपका, बोलिए 10 सेकंड, फिर उसके बाद मैं आगे मूव करूंगी। मैं आगे हाजिर आपके पास। हाँ। देखिए सबसे बड़ी बात आपने जो बताया है कि देखिए एनएफएसएस का ही डाटा है कि अगर हम ये 2 पॉइंट पे अगर आ जाएगा तो हमारी जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा उसी एनएफएसएस का डेटा है कि 2030 तक जो प्रयास हमारे चल रहे हैं। आप कहां से एनएफएसएस का लाए आंकड़ा? मैं उसी की बात कर रहा हूं, जहां से आप आंकड़े आपके मैं वहीं से लिया हूं। अपडेट देखा उसमें 2% है। सुन लीजिए, मैं उसी की बात कर रहा हूं। सुनिए शिवांगी जी, उसी का ही डेटा है कि 2030 तक अगर जिस तरीके से हमारे यहाँ योजनाएं चल रही हैं, जो सरकारों ने काम किया है, 2030 अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो हमारी पॉपुलेशन मतलब जो है फार रेट हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा, 1.83 हो जाएगा। अभी करेक्ट कर लीजिएगा, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। इसके अलावा मेरा कहने का मतलब है कि आप जो बेसिक है, सुन लीजिए, आप जवाब दीजिए, सुन लीजिए, जो अभी बेसिक हमारा है, बेसिक हमारा शिक्षा के ऊपर बात करनी चाहिए, हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। आप बताओ, अभी मोहन भागवत जी की बात आप कर रहे हो, सुन लीजिए, मोहन भागवत जी की आप बात कर रहे हो, ठीक है, सम्मान है। आप मुझे बताओ दुनिया में कोई ऐसा संगठन बता दो जिसने देश के कल्याण के लिए काम किया हो। आप मुझे बताओ ना, जो ऐसा कोई संगठन है बस केवल उसने अपना जो क्या नाम है एजेंडा, सुन लीजिए, आप मुझे बताइए ना कितने कल्याणकारी योजनाएं, कितनी मतलब देश के लिए। अशोक जी के पास चलती हूं मैं, अशोक जी आपके पास आ रही हूँ। ये संगठन जो है वो हिडन एजेंडा चलाते हैं, संघ के अशोक सरकार बनाना है, किस तरीके से अपना एजेंडा चालू कराना है, किस तरीके से झूठ फैलाना है, झूठ प्रचार करना है, यही काम है आपका। आरएसएस भी उसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। राघवन जी आलू के क्षेत्र में लगभग 70 अशोक जी से मैं जवाब ले लूं इस पर, मैं आती हूँ राघवन जी, वेट अशोक जी, हिडन एजेंडा सरकार बनाने तक सीमित है, अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश करता है संघ, और ये हर एक संगठन को बता रहे हैं यहाँ पर चंचल जी। तो ये आप जो जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, दुनिया के सारे संगठन उठा के देख लीजिए जिसने भी देश के कल्याण के लिए काम नहीं किया है। तो अपने मैं यही कह रहा हूँ, अपना एजेंडा साबित करने के लिए काम किया है। तो सीधा पॉइंट अपना नहीं, सामने बैठे वो बात कीजिए ना, आरएसएस को कह रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, इतिहास पढ़ लीजिए, बात कहिए ना, आरएसएस को कह रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। जवाब आरएसएस को कह रहे कि नहीं कह रहे, किसको कह रहे हैं आप यहाँ पर अभी बैठ? संघ का संघ का एक ही एजेंडा है, और वह एजेंडा है कि भारत को परम वैभव पर पहुंचाना। संघ यही चाहता है कि हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बने, और उसी एजेंडे पर केवल काम करता है, कोई हिडन एजेंडा नहीं होता है। जहां तक अभी आंकड़ों की बात हो रही थी, तो मैं बता दूं कि अगर वो आरोप लगा रहे थे बीजेपी के हमारे कार्यकर्ता के ऊपर कि ये झूठ बोलते हैं, और मैं कहता हूं आप चोरी करते हैं अपने आंकड़ों की। पूरे दुनिया में सबसे एफआर रेट सबसे अधिक जिनका है वो 4 देश हैं, युगांडा, रवांडा, आपका 4 अफ्रीकन देश हैं, युगांडा है, रवांडा है, और 2 और देश हैं। इन चारों की स्थिति देख लीजिए, और सबसे कम एफआर रेट जो है वो इंडोनेशिया, मलेशिया और इन देशों की है। ये आप देख लीजिए, जरा इनकी आर्थिक स्थिति देख लीजिए कि क्या आर्थिक स्थिति है युगांडा की और रवांडा की, सवाल में आपका जवाब और क्या आर्थिक स्थिति इंडोनेशिया और ब्रह्मदेश की है। आप ये उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये साहब आपके सवाल में आपका जवाब भी है। आप इंडोनेशिया मलेशिया के एफआर रेट कम होने की बात कर रहे हैं, उधर आप दूसरे तरफ जो है हिंदुस्तान में धार्मिक चश्मे से देखना चाहते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि आप केवल पूरे देश में केवल
आप पूरे धार्मिक चश्मे से आप देखते हैं। आज जहां मैं जरा इंडोनेशिया के मुसलमानों की बात कर दूं, सुन लीजिए इंडोनेशिया के मुसलमान क्या कहते हैं। अरे सुनिए तो पहले आप बदलते जाएंगे, चलते जाएंगे। सुनिए, हम इंडोनेशिया के मुसलमानों को बहुत अच्छा मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि वो ये मानते हैं कि हमारी वो भी कहते हैं नॉट आवर फोरफादर। ठीक है, सुन लीजिए, इंडोनेशिया और मलेशिया का जो मुसलमान है वो कहता है कि हमारा कल्चर हिंदू कल्चर है। वी हैव चेंज आवर रिलीजन नॉट आवर फोरफादर। हमने बाप दादाओं को नहीं बदला है। तो इसलिए आप इंडोनेशिया में जाएंगे तो देखेंगे उनके नोट पे गणेश बने हुए हैं, उनके राष्ट्रपति का नाम सुकर्ण है। दोनों मुस्लिम कंट्री का नाम लिया मैंने, युगांडा रवांडा, वहां भी इस्लाम ही है, ज्यादा रहता है। और आपने ही सवाल का जवाब दे दिया। अरे भाई सुन लीजिए, आपके एफआर रेट का जब पोल खोल रहा हूं तो आपको मिर्ची लग रही है, आपके आंकड़ों का मैं पोल खोल रहा हूं तो आपको मिर्ची लग रही है, और आप वहां बीजेपी के प्रवक्ता को कह रहे थे कि आप झूठ बोलते हैं। मैं यही पलट के आपके लिए कहूं तो आप जो बुरा लग जाएगा। आप जो है एक चीज को पकड़ के लाए हैं आंकड़े, और आप बहुत बड़ा तीसमार खा बन रहे हैं। तो जरा आपकी तीसमारी खा को मैं बता रहा था कि जिसका बहुत ज्यादा दुनिया में रेट है उनके आर्थिक स्थिति को देख लीजिए, जिनका कम है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतवर्ष को अपनी जनसंख्या नीति पर बहुत सुस्पष्ट विचार करना चाहिए। आपको राजनीति छोड़ करके देश का मदद करनी चाहिए। रुकिए, देखिए यहाँ पर मुसलमान मत कीजिए, जनसंख्या पर बैठकर बात कीजिए। इसके अलावा आपको जाता कुछ नहीं है। तो आप एफआर रेट को रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। आपके एफआर रेट का पोल आपके पास आ रही हूँ राघवेंद्र जी। प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण की जब बात होती है और जब यूएन की रिपोर्ट अभी हाल ही में आती है जनसंख्या दिवस के दिन, तो आप बताइए जरा उस रिपोर्ट के आधार पर आप कैसे चिंतित हो रहे हैं? क्योंकि अब चर्चाएं शुरू हो गई कि जल्द सरकार कानून लाएगी। ये चिंता किस हद तक बढ़ेगी और इस चिंता के बढ़ने के बाद कैसे सरकार का स्टैंड होगा? आती हूं मैं, चलिए पहले मैं राघवेंद्र जी से इस पर जवाब ले लूं। राघवेंद्र जी प्लीज। राघवेंद्र जी आपको आवाज मिल पा रही है? डिस्कनेक्ट हो गया राघवेंद्र जी का फोन, दोबारा उनसे कनेक्ट करते हैं। मैं ये सवाल लूंगी राघवेंद्र जी से। देखिए प्लीज, क्योंकि सरकार को आगे कानून अगर इसको बनाना है तो उसका जवाब मैं चाहती हूँ राघवेंद्र जी ही दे तो बेहतर होगा। बाकी भाजी जी मैं आपके पास आती हूँ। देखिए यहाँ पर हिंदू मुसलमान की तो बात है ही नहीं, यहाँ जनसंख्या नियंत्रण की बात है और अपने देश में जो बढ़ती आबादी है उसको कंट्रोल्ड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है सामने उसमें अगले साल तक हम चीन को पछाड़ने वाले हैं। शिवांगी, हम लोग पिछले साल भी इस टाइम पे इंडेक्स में यहीं पे बैठ के इसी स्टूडियो में चर्चा कर रहे थे और यही सिन्हा साहब थे। ये पानी पी पी के मुसलमानों को कोस रहे थे कि इन्हीं की वजह से इतनी आबादी बढ़ रही है। और इनका कहना है कि वो इंडोनेशिया के मुसलमान क्योंकि कहते हैं कि राम हमारे पूर्वज थे इसलिए वहाँ समस्या नहीं है, यहाँ के मुसलमान जो है वो ऐसा नहीं कहते इसलिए समस्या गंभीर है। तो देखिए इनकी कथनी और करनी में, देखिए मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, अभी उन्हीं ने कहा राम राम नहीं कहते। नहीं, देखिए मेरी बात को कंप्लीट होने दी शिवांगी, मेरी बात पहले कंप्लीट होने दी शिवांगी। देखिए आरएसएस के अगर 4 आदमी को बुला के आपको अलग अलग जिस तरह से, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई शिवांगी। संदीप जी प्लीज, मैं चाहती हूं कि बात लेकिन पार्टी का नाम बोलेंगे तो मैं करेक्ट करूंगा। प्लीज संदीप जी आती हूं मैं आपके पास, लेकिन हाजी अगर आप कुछ कहते हैं जो इंटरकनेक्टिंग होता है जो हो नहीं रहा है, अगर आबादी बढ़ती जाएगी बोलने देना है तो नहीं हो पाएगी। ठीक है हाजी जी बोलिए। देखिए सिन्हा साहब ने जो कोट किया, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, न मेरी ऐसी सोच है। सिन्हा साहब ने जो अभी कहा है मैं वो बता रहा हूँ, संचालक है यहाँ की शाखा का वही देख रेख करते हैं, उनका जो कहना है। और पिछले साल भी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे और हम तब भी कह रहे थे कि ठीक है अगर ऐसा विस्फोटक स्थिति में पहुंच चुकी है जो कहा जाता है 1 साल के अंदर तो विस्फोट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हम चीन को पछाड़ देंगे। साल भर चला गया, आज फिर हम वही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई भी नहीं हुई। अच्छा, आप आक्षेप कहीं ना कहीं से लग गया कि मुसलमानों की 46% हुई है, हिंदुओं की 45। अरे भाई तो 1% ज्यादा ही हुई है, कम 1% ज्यादा ही हुई है, तो क्यों कोस रहे हो?
क्यों बुरा भला कह रहे हो, क्या मिल रहा है इसमें? ये समस्या कभी आप कहते हैं कि देश की समस्या है, जनसंख्या देश की असंतुलन समस्या का है, इसमें जिक्र हो जाता देश है। की समस्या है। जब हाँ देश जी, की समस्या है, जनसंख्या असंतुलन आ रही है फिर यहाँ पर असंतुलन। वही कहना संतुलन चाह रहा हूं कैसे कि- बनाएगा? बस कौन वही तो बात कौन है। बनाएगा? वही तो मुद्दा उसी है। में मुझे जवाब देना राघवेंद्र मुद्दा जी। यही तो है कि आप जवाब सुनिए, समझना क्यों नहीं चाह जवाब रहे? सुनिए, आप आप कैसे पहले देंगे? आप सरकार समझना को क्यों नहीं चाह रहे? उनको दायित्व दिया गया है नहीं, जनसंख्या सलाह- कंट्रोल शिवांगी करने जो का। कह रहे हैं उस नहीं, बात की लोगों गंभीरता को को जागरूक समझिए आप करने ना। का। बोलने देंगे कि नहीं? कहां से, किस बात के लिए? ये शिवांगी सरकार के जो बात- नुमाइंदे, ये शिवांगी कहा के ठीक है, नुमाइंदे, ठीक है, शिवांगी जनता जो के। बात कह रही ये है, बोलने बात नहीं को देना बोलने चाहता। आपके बात मैं में ये जैसे जानना है। चाहता हूँ शिवांगी, इन दोनों लोगों का सार मैं बोल नहीं देता ले हूँ, इन दोनों मैं की बातों भारत को मैं सरकार के रखूंगा। माध्यम से जानना चाहता हूँ कि पिछले साल जब हम यहाँ बार-बार चर्चा कह कर रही रहे है थे कि तो सरकार आपको ने आबादी पे नियंत्रण ठीक है। करना कितने पड़ेगा। जागरूकता के अभियान शिवांगी जी, चले, शिवांगी जी। क्या चलाया? पैदा भारत करेंगे। समाचार पे अच्छा, एक कितने बात ऐड बताइए। चले? मैं जवाब देता सरकार हूं। की तरफ से लगातार कितनी सरकार बात लेने नहीं आ रही करने है। देंगे, सरकार ये कानून जनता लेने- तक सही बात कानून नहीं लाने जाने जा रही देंगे। है। आपके पास ये नहीं, आप ये रुकिए ना, कौन संदीप से जी, लोग मैं हैं? इसके बाद शिवांगी जी, मैं आपके बोलूं। पास और ऊंचा चलिए विड हाजिर यहाँ से चिल हो जाइए। थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा बनाने जा रही है इसका सरकार। मतलब ये है सरकार पे तो कि आप आक्षेप सरकार लगाइए के नहीं। विरोधी लोग हैं। अरे ये आप चाहते हैं लोग कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हम राष्ट्र क्या की चीज़ राष्ट्र को की क्या गरिमा बचा का रहे हैं ध्यान भाई? रखने वाले एक लोग एक करके हैं। बात कीजिए। ठीक है, राष्ट्र का संदीप निर्माण जी, कैसा होगा संदीप जी उसको- संदीप जी उसकी आ बात रही अरे है। आप कौन होते हैं? हमारे आप वो योगी नहीं, आदित्यनाथ आप- जी है नहीं, राष्ट्र आप हैं। निर्माण करने के लिए मानिए भावी ना उनको, प्रधानमंत्री आप क्यों नहीं- आप साथ उनकी वो बातों को करेंगे। क्यों नहीं आप मान कौन रहे? होते हैं? राष्ट्र उनकी निर्माण बातों करने को वाले? क्यों नहीं मान बस, रहे बस, हैं आप? बस, ना बस, हम क्यों तो नहीं मान मान रहे रहे? हैं। ठीक है, संदीप जी, हम वेट, अपने हाँ जी, मान रहे हैं। वेट, आप उनकी हाजी जी, बात ठीक है, आप नहीं, आप मैं प्लीज उनका शांत हो नुमाइंदा जाइए, नहीं हाजी हूं, जी। मैं उनका आगे नुमाइंदा बढ़ते ना, नहीं हूं। चंचल के पास चला है मुझे। अब पहले मैं कंफर्म कर लूं, राघवेंद्र जी आपको आवाज मिल पा रही है क्या? मिल रही है? राघवेंद्र जी की आवाज स्टूडियो में नहीं आ रही, लेकिन ठीक है राघवेंद्र जी आ रही प्लीज। है। ठीक है राघवेंद्र जी, देखिए मेरा सवाल आपसे था क्योंकि आपका फोन डिस्कनेक्ट था। मेरा सवाल ये था कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जब इतनी चर्चा हो रही है और सारा दारोमदार सरकार पर है जागरूक करने का लोगों को, क्योंकि जागरूकता बहुत जरूरी है हर एक वर्ग के लिए, हर एक तबके के लिए, और कानून की अगर बात होती तो उसके लिए भी ध्यान देना होगा। बढ़ता विस्फोट जनसंख्या का, उसको लेकर गवर्नमेंट कैसे आगे स्टेप बढ़ाएगी और जागरूकता के लिए और कैसे मुखर होगी? नहीं, देखिए शिवांगी जी, बिल्कुल सही बात है। हमारे देश में सरकारें रही हैं, प्रदेश में सरकारें रही हैं, उन्होंने लगातार प्रयास करते रहे इस क्षेत्र में कि देश की जनसंख्या नियंत्रण हो, लेकिन अभी तक नियंत्रित नहीं हो पाई है। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले तो जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। धर्म गुरुओं के विषय में चलाना चाहिए, धर्म गुरुओं को उस विषय में लेना चाहिए। सरकार तो अपना प्रयास हमेशा करती रहती है, चाहे कोई भी सरकार हो। कांग्रेस ने भी उस विषय में एक प्रयास किया था, इस विषय में कोई भी सरकार रहती है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो आज की तारीख में धर्म गुरुओं की है और ऐसी सामाजिक संस्थाओं की है। जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। और दूसरा विषय मैं एक और कहना चाहता हूँ, इस संघ के विषय में ये लोग इस प्रकार से आरोप लगा रहे थे। संघ जो है लगातार लगभग 70 अनुषंगिक संगठन है शिवांगी जी, जो बहुत क्षेत्रों में काम करते हैं। विद्या भारती के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में काम करते हैं। संस्कार देने का काम संस्कार भारती करता है। आदिवासी कल्याण परिषद है, आदिवासियों के विषय में काम करता है। मुस्लिम विचार मंच है, मुसलमानों के विषय में काम करता है। इस प्रकार से 70 अनुषंगिक संगठन है, विभिन्न आयामों पर भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है। और लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक फील्ड में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं। वो लोग आज की तारीख में, मुझे ये कहने में कतई गुरेज नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ज्यादा राष्ट्रवादी संगठन देश में है नहीं। बिहार में अभी कुछ लोग पकड़े गए देखिए जो देश को संगठन की खूबियां 2045 बताएं। तक देश को संगठन मुस्लिम की राष्ट्र खूबियों बनाने के के बाद लिए आगे विषय बढ़ते बनाना हैं। चाहता हूँ। मैं शिवांगी- विषय और इस विषय को जनसंख्या से जुड़ा हुआ शिवांगी जी। ठीक है। बिहार में कुछ लोग पकड़े गए। शिवांगी जी, मेरा तो नंबर है, मैं 2045 अपनी बात तक रखूंगा। देश मैं मैं आपके बोल पास रहा हूँ है। शिवांगी अभी तक। अरे आप लोग लगातार ही बोल रहे में हैं। मुस्लिम राष्ट्र बनाना आप चाहते भी हैं। किसी को बोलने कैसे नहीं बनाना देते। चाहते हैं? आप तो आज किसी को बोलने नहीं दे रहे मैं हैं। 20 सेकंड्स दे रही हूँ ताकि प्लीज सबको वक्त मिल जाए, क्योंकि वक्त कम है। बनाया जाएगा। ठीक है राघवेंद्र जी, देश को ओके, मुस्लिम डन राष्ट्र- डन डन। चंचल जी 20 सेकंड्स प्लीज बात देखिए रखिए। शिवांगी जी, भी आप हाँ। बात कर रहे थे, आरएसएस का महिमा मंडन कर रहे थे। हाँ। मुझे आज कुछ बातों में बड़ी अच्छी लगी इनकी। इन्होंने कहा कि भाई लगातार सरकारें काम करती आ रही। मैंने पहले ही बोल दिया था ये बातों को। क्या ये बता पाएंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या इनकी सरकार जो काम कर रही थी, क्या उस पे अभी जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, इनकी सरकार ने, मतलब आप देखो आईआईटी से लेके आईआईएम तक सारी की सारी फीसें बढ़ा दी, 4 से 5 गुना बढ़ा दी। क्या आरएसएस उस पर हस्तक्षेप कर पाएगा? क्या आरएसएस उसके ऊपर हस्तक्षेप करने की मतलब कंडीशन में है? ये आप बता रहे हैं। पहली चीज, ये सवाल मेरा है।
दूसरी चीज मैं कह रहा था हाँ, कि जहां तक आरएसएस के जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है, मैंने आपको यह भी बताया कि कई सारे स्टेट्स ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए थे और शिवांगी जी कई सारे स्टेट्स उसको हटाना भी पड़ा क्योंकि उससे कई सारे जो है aspects में उसका नुकसान हो रहा था। सुन लीजिए, पहले कंट्रोल तो किया ना, पहले मैं कंट्रोल के लिए बता रहा हूँ शिवांगी जी, मैं वही बात बता रहा हूँ। भी तो नुकसान हो रहा था। और चर्चा जी सुनिए, आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे, 20 सेकंड मैं संदीप जी के पास आऊंगी, रुके चर्चा जी सुनिए, वक्त नहीं इतना, मैं सबको टाइम दूंगा। गंभीर विषय देखिए, है, आप बेरोजगारी और महंगाई, शिक्षा की बात कर रहे हैं, लगातार होगा, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। शिक्षा का जनसंख्या से एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है, मैं आपको बता रहा मैं हूँ। वही तो कह रही हूँ, मैं वही डायरेक्ट तो कनेक्शन है। शिक्षा के क्षेत्र में अब आप काम कर रहे आप हो। सोचिए, आप ये बताओ ना, जब आज के टाइम अगर आपके नियंत्रण यहाँ करना हर है, एक मिनट में 30 बच्चे अगर शिवांगी हो जी रहे अगर हैं, आपको नियंत्रण करना है, सुनिए मैंने ना, आपको उदाहरण बताया, सुनिए आप ना, देख लीजिए लिटरेसी बोझ तो रेट बिहार की सरकार कम पर है। पड़ेगा ना। शिक्षा, आप बोझ तो प्राइमरी सरकार पर एजुकेशन ही की बात पड़ेगा। कर रहे हैं, प्राइमरी कहाँ से एजुकेशन लाएंगे जो पर्टिकुलर पैसा? वर्ग है वो कहाँ कितना से लेगा? लाएंगे जमीन? आप ये बताइए ना। बताइए चंचल जी, कहाँ से मैं लाएंगे कह पैसा? तो रहा हूँ। संदीप जी वेट, मैं आ रही हूँ, इसके बाद आपके पास आ रही हूँ। जब हर मिनट 30 बच्चे और हर साल, हर महीने, हर सेकंड अगर ऐसे आबादी बढ़ेगी तो कहाँ से लाएंगे जमीन, कहाँ से लाएंगे मैं शिक्षा के वो मना कर रहा हूं, मैं तो संसाधन, यही बोल रहा कहाँ हूं से लाएंगे पैसा? तो जनसंख्या कनेक्शन है, नियंत्रण के ऊपर अगर कानून लाते हैं, सुन लीजिए मेरी बात। दोनों पर बात होनी चाहिए। मैंने मैं वही बात संदीप जी की। का आखिरी कमेंट ले लूं सर, प्लीज, मेरे पास वक्त नहीं है। संदीप जी प्लीज, देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि आपको ये समझना होगा, आप किसी विषय को उससे नहीं जोड़ सकते कि आबादी नियंत्रण नहीं हो पा रही है तो आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं, आप वो क्यों नहीं कर रहे हैं। कंसिडरेशन नहीं, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, आपको अपने घर से आपको जनसंख्या नियंत्रण के लिए तैयार करना होगा। कि माफी चाहती हूँ हम सभी खास मेहमानों से, वक्त की पाबंदी, लेकिन चर्चा को एक बार मुझे समाप्त करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या कानून और बयान, ये बहुत बड़ा मसला बनते जा रहे हैं इस वक्त, और इन मसलों पर हमें ध्यान देना होगा। ऐसे बयानबाजियों को बर्दाश्त ना किया जाए जो कहें कि एक वर्गों को टारगेट करते हैं, और जनसंख्या को लेकर हर किसी को गंभीर भी होना होगा। शुक्रिया। Largest group of outdoor